हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे डेनियल सेल को। और इस डेनियल सेल में होने वाले अभिक्रिया या होने वाले एक्टिविटी को आज हम लोग देखने वाले हैं। वो देखेंगे ऑक्सीकरण विभव के रूप में, अपचयन विभव के रूप में और सेल विभव के रूप में। ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप नहीं देखोगे तो आपको डेनियल सेल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में थोड़ा थोड़ा कम पता चलेगा, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक। शुरू करने से पहले आपके पास एक कोटेशन, दमदार, मजेदार, शानदार कोटेशन जो आपके लिए ही होता है। ठीक है, तो कोटेशन ये है कि बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना की जाए। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद की ना जाए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमान हमारे रास्तों को, तो तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने को। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का डेनियल सेल का अगला टॉपिक, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव और रिडक्शन अपचयन विभव। तो हेडिंग है आपका अब ऑक्सीकरण विभव। आसानी से मन से देखो, आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आएगा। ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो का जो आप डेनियल सेल बनाए हो उसका वीडियो देखना नहीं भूलें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देख नहीं पाओगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली आप समझ नहीं सकते। इसलिए प्रीवियस वीडियो यानी जो पिछलका आपका वीडियो बना है उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव क्या करता है कि आप क्या देखे थे कि आपका दो इलेक्ट्रोड मिलकर के आपका एक सेल बनाए। तो एक इलेक्ट्रोड जो है एनोड था और एक क्या था, कैथोड था। तो एनोड जो कि Zn का था और कैथोड जो था वो Cu का था। ठीक है, ये दोनों जो है गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था। जुड़ने के बाद इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित किए तो वो नहीं विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। तो क्या किया गया, ये दोनों को जोड़ने के लिए आप एक हीरो का एंट्री लाए थे। उस हीरो को हम लोग लवन सेतु के रूप में जानेंगे, यानी कि एक ब्रिज बनाए और उसमें धारा प्रवाहित किए तो वो धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के केस में क्या हुआ था, ऑक्सीकरण केस में क्या होता है कि जो आपका तत्व ज्यादा अधिक क्रियाशील होता है वो इलेक्ट्रॉन की दान करता है, और जो कम अभिक्रियाशील होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग जो Zn लिए थे, जो जिंक लिए थे, वो क्या था, अधिक क्रियाशील होने के कारण उसमें प्रवृत्ति है किसकी, इलेक्ट्रॉन देने की। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। तो भैया, दोस्त, बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड के विलयन में, किसी भी इलेक्ट्रोड के विलयन में अगर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है तो उसी प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। फिर से एक बार समझो कि अगर कोई इलेक्ट्रोड का विलयन है, वो इलेक्ट्रोड का क्या विलयन है, तो एनोड लिए थे, एनोड में क्या था, जिंक को लिए थे। जिंक क्या किया था, उसी के घोल में डाले थे। तो डालने के बाद जैसे ही Zn के क्षण को Zn के विलयन में डाले तो क्या हो गया था, आयनित हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से कैथोड की ओर जा रहा था। इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करना शुरू कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन कॉपर जो है ग्रहण करना शुरू किया। तो जिस इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन के देने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव। फाइनल समझ में आया पूरा पूरा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिख लो, किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को
ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी, वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। ठीक है, इसे हम लोग सूचित करेंगे ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। ई ऑक्स का मतलब ही होता है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं? ये Zn सॉलिड था और इस Zn को जैसे ही Zn के विलयन में डाले तो यहाँ से Zn जो है 2++2 इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलना शुरू हो गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दान देना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्मूला की बात बोले कि जनरल फॉर्मूला सभी के लिए यूज हो, तो मान लो कि एक मेटल है जो कि सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, और इस मेटल को जैसे ही आप इसी के विलयन में डालोगे तो ये मेटल जो है आपका आयनित होगा और आयनित होने के बाद ये क्या होगा? टूट करके अलग होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपको दिखने को मिला डेनियल सेल में कि Zn जो था, Zn के क्षण को Zn में जैसे ही डाले थे तो Zn जो था वो क्या था? आयनित होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू किया और ये इलेक्ट्रॉन जो है दान देने लगा। किसको? कॉपर के क्षण को। आसान था ना? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका अपचयन विभव। तो यहां पे हेडिंग डाल दो, अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या होगा? मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन के विलयन में जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति हुई, ऑक्सीकरण किसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति था, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है। तो लेने की प्रवृत्ति किसमें होगी? तो अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है, तो जो Zn था वो इलेक्ट्रॉन दिया किसको? तो कॉपर को। तो वो कॉपर इलेक्ट्रॉन को लिया और ये कॉपर जो है आपका जो प्रोसेस हुआ वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये प्रोसेस आपका अपचयन विभव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, फिर आसान है। किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहा जाता है। दोस्त, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम क्या किए थे कि जो Cu था 2+ जो इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे वो क्या था? इलेक्ट्रॉन को लिया और एक बना दिया सॉलिड। ठीक है, उसी केस में अगर फॉर्मूला बेस्ड किसी मेटल को लेते हैं तो ये मेटल पर आयन जो है आपका लेगा और लेने के बाद एक सॉलिड बनाएगा। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन विभव जानते हैं, क्या कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो डेनियल सेल है वो डेनियल सेल के जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड में अपचयन विभव प्रदर्शित करता है। तो इस चीज को हम लोग लिख लें, अच्छा रहेगा। तो यहां पे लिख लो, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों विभव को देख लिए। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोई अर्ध सेल है, तो हम लोग जो डेनियल सेल बनाए थे उस डेनियल सेल में देख रहे थे
कि जिंक वाला जो स्थिति था, जिंक का छोर वो अपना एक्टिविटी ऑक्सीकरण का विभव यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा था। कॉपर वाले जो थे वो कॉपर जो है अपना अभिक्रिया कर रहे थे। ये जिंक वाले को अर्ध अभिक्रिया, कॉपर वाले को अर्ध अभिक्रिया। तो जो अर्ध अभिक्रिया वाले सेल होते हैं उसको मान लो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, अगर फिक्स टेम्परेचर पर उस धातु के विलयन का विभव ज्ञात किया जाए, फिक्स टेम्परेचर पर यानी कि फिक्स मात्रा में अगर हम उस विलयन के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होगी। वो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आसान है दोस्त, थोड़ा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो दोस्त, ताकि ये चीज हमको हिम्मत देगा और मैं एक से एक वीडियो अपलोड करते चले जाऊं। ठीक है, तो आगे जो है आपका वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आसानी से समझिए क्या बोल रहा है। क्या था हम लोग का कंडीशन? कंडीशन ये था कि कोई अर्ध सेल है, वो अर्ध सेल को किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर और निश्चित मात्रा में अगर वो सांद्रित है या उनके निश्चित मात्रा हो तो उस धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होगा और ये यूनिट मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जाना जाता है दोस्त। ठीक है, तो लिख लें इसको, लिख लें एक अर्ध सेल, इसमें एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 298 केल्विन पर मान लो कि 1000 लीटर, कितने लीटर? 1000 लीटर सांद्रता के धातु के विलयन में, इसके विलयन में, धातु के विलयन में, धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव, विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इस चीज को एक बार समझो। कह रहा है कि एक अर्ध सेल, एक अर्ध सेल है और उस अर्ध सेल में टेम्परेचर को फिक्स रख दिया गया है। टेम्परेचर कितना है आपका? 298 केल्विन टेम्परेचर है और उसकी सांद्रता जो है वो 1000 लीटर है। अगर इसका उस धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करें तो उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा 100%। ठीक है, अब यहां पे मानक इलेक्ट्रोड को बेहतर तरीका से समझ गए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेल विभव। अगला जो आपका टॉपिक है वो है सेल विभव। और सेल विभव को भी हम लोग एक नया नाम से जानते हैं जिसको हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है दोस्त। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ये भी जानेंगे और सेल विभव क्या, दोनों एक ही है, दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, मान लो कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, तो कौन कौन इलेक्ट्रोड है? एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर, विभव के अंतर को ही
हम लोग सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो वो दोनों के बीच का अंतर हम लोग सेल विभव के द्वारा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लें, लिख लिया जाए। तो क्या लिखना है कि सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन, सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कौन, एनोड तथा कैथोड, कौन कौन है आपका, एनोड तथा कैथोड के विभव के अंतर, विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है जब सेल में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, इसी को लिख लीजिए, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल विभव कहेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो कि यह ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर को बताता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के विभव के अंतर को बताता है। विभव के अंतर कर दो यहाँ पे, अपचयन के विभव के अंतर लिख लीजिए, के विभव अंतर को बताता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। फिर से एक बार समझो कि सेल के दो इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड और कैथोड, दोनों के विभव के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल या सेल विभव। ठीक है, तो आसानी से इसका एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो कि सेल है, तो सेल का हम लोग ये जो है इंडिकेशन जो देंगे वो देंगे ई सेल। क्या लिखेंगे, ई सेल। अब यहां से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का विभव के अंतर को कह रहा है, ई सेल बराबर हम लोग कहते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो ग्रहण में से जो दिया उसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो वो आपका क्या बुलाएगा, ई सेल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ग्रहण किया, कौन ग्रहण किया था, तो रिडक्शन वाले ग्रहण किए थे और ई ऑक्स वाले दिए थे। तो दोनों का अंतर क्या कहलाया, ई सेल कहलाता है या सेल विभव कहलाता है दोस्त। ठीक है, अगर मानक सेल की बात बोले, इस कंडीशन में अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे ई सेल, मानक के लिख लेंगे नॉट, ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल बराबर लिखेंगे ई रेड नॉट माइनस ई नॉट ऑक्स। यही आपका क्या है, मानक इलेक्ट्रोड सेल है। इसको हम लोग कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड सेल। इस रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। फाइनल है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताओ, समझ में आया है फिर भी कमेंट करो। एक चीज और यहाँ पे हम लोग, वो चीज हम लोग यहाँ पे भूल गए, एक्चुअली जो आपका ऑक्सीकरण है उसको हम लोग क्या चीज से, ऑक्सीकरण विभव है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ओ ई ऑक्स से, और जो अपचयन है उसको हम लोग डिनोट करेंगे ई रेड से। रेड आरडी का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, रेड से सूचित करेंगे, और जो मानक होंगे वो मानक हम लोग ई नॉट से डिनोट करेंगे। फाइनल, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपके साथ एक सवाल है कि ई सेल जो है, जो सेल विभव है, वो सेल विभव शून्य कब होगा, कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। तो क्वेश्चन आपके साथ है, इस चीज को आसानी से समझो, बहुत आसान है दोस्त। देखिएगा, कह रहा है कि ई सेल जीरो किस स्थिति में होगा, प्लस कब होगा और माइनस कब होगा।
तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का अंतर शून्य हो जाता है और ये दोनों साम्यावस्था में हो जाते हैं, तो यहाँ पे ई सेल क्या होगा, साम्य अवस्था के होने के बाद इसका ई सेल क्या होगा, जीरो। ई सेल का मान क्या होगा, जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस साम्यावस्था में होने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा, शून्य होगा, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, प्लस कब होगा, तो प्लस के केस में हम लोग क्या देखे थे कि जो आपका एनोड है, जो इलेक्ट्रोड आपको इलेक्ट्रॉन को देता है और वो जिसको ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर आता है, तो एनोड से कैथोड के आने के क्रम में उनका जो फ्लो होता है, यानी कि आप जब मोबाइल लगाते हो, जब आप करंट देते हो मोबाइल में, तो वो क्या होता है, करंट जब देते हो तो क्या होता है, चार्ज होने लगता है। अब करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो प्लस के केस में आपका क्या होगा, ये आपका डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, डिस्चार्ज। यहाँ पे लिख देंगे डिस्चार्ज जब होगा, कब होगा, जब प्लस होगा तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। माइनस कब होगा, तो माइनस आपका होगा यानी कि आपका जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाए तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब शुरू होता है, तो जब आप किसी को करंट देना शुरू कर दे। तो करंट की स्थिति में क्या होगा, तो आवेश जाना शुरू होगा, धारा बहना शुरू होगा, और लास्टली आपका ये पॉइंट जो कि निगेटिव, जो कि बताएगा चार्जिंग को। किसको बताएगा, चार्जिंग को बताएगा, चार्जिंग को बताएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि चार्जिंग जो होता है, ई ऑक्स जो होगा ग्रेटर होगा ई रेड से। तो यानी कि ऑक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना और ई रेड का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, यानी कि ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा रिडक्शन से। तो उस स्थिति में आपका जो पॉइंट होगा वो माइनस होगा और वो चार्जिंग होगा। ठीक है, आई होप कि कुछ समझ में आया। ये था आपका डेनियल सेल का कुछ मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग आसानी से हर एक टॉपिक के रूप में देख लिए, और ये टॉपिक आपको आसान भी लगा होगा। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें क्या होगा हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। बट आपको ये वीडियो अगर पसंद पड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। ये आपका गुरु दक्षिणा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।